नमस्कार मेरे प्रिय भारत के दोस्तों। इमेजिन करिए कि अगर 5 लाख रुपए का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हर साल हर एक परिवार, और परिवार के साइज की कोई लिमिट ना हो, उस परिवार में 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं और 10 लोग भी हो सकते हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है करीब 30,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स इंडिया के। ये है हमारा आयुष्मान भारत, जिसको हम PMJY स्कीम भी बोलते हैं। इस स्कीम के थ्रू 50 करोड़ इंडियंस को हम ये सुविधा देने की टारगेट रखी गई है, जिसमें से 42 करोड़ इंडियंस को अभी तक, भारतीयों को अभी तक अक्टूबर 2025 तक ये सुविधा मिल चुकी है। रिसेंटली इस बजट में 2025 के बजट में जो सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के हैं, उनकी इनकम कुछ भी हो, उनको इसमें शामिल किया गया है। और एक गिग वर्कर होते हैं, जो वर्कर हमें सब्जी, फ्रूट्स और अन्य ज़रूरत की सामान लाके घर पर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे गिग, इनको हम गिग वर्कर कहते हैं। तो ये 2 कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन इन हेल्थ केयर होने वाला है। तो चलिए हम आज बात करेंगे इसी बारे में कि इसका रियल फ्यूचर क्या है और इसमें सक्सेस स्टोरी अभी तक क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम ये इंडिया का एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उसको कहते हैं जिसमें हम किसी भी लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और कहे तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी और टर्सरी केयर थ्रू द हॉस्पिटलाइजेशन। 2018 से ये शुरू हुआ और तब से लेके 2026 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा प्रदान होती है, ऐसे हेल्थ सेंटर करीब 1.5 लाख तक बनाए गए हैं, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर को देखा जाए और उनको ट्रीट किया जाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम PMJ कहते हैं, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्कीम है, हेल्थ केयर स्कीम है, जिसमें हम, जैसा हमने बताया कि 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको सेकेंडरी और टर्सरी केयर और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को इसमें 5 लाख तक की सुविधा फ्री होती है। ये कैशलेस है और पेपरलेस है। 2025 तक इसमें हमारे नीचे तबके के, मैंने भारत के नीचे तबके के करीब 40% पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, और इसमें 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं वो और गिग वर्कर को शामिल करने की इसमें प्रावधान लाई गई है। 2025 के बजट के अनुसार अगर हम इस PMJ योजना को अप्लाई करते हैं सोसाइटी में, तो हमारा पॉकेट पे जो खर्च पहले 47% हो रहा था, वो करीब घट के 39% पे आ गया है, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की भागीदारी करीब करीब 54% तक बढ़ गई है। 2025-26 के बजट में 9,406 करोड़ तक का बजट PMJ के थ्रू लाया गया है, जो करीब 24% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बजट है। ये एक सबसे बड़ा रियल फ्यूचर है
पीएमजे योजना। तो सक्सेस स्टोरी में एक चीज और भी जुड़ के आया 2025 में। 2025 तक ये बात लोग समझ पा रहे थे कि आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की ही सुविधा कवर्ड है, लेकिन 2025 में सरकार ने इस बात को प्रूव किया कि नहीं, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर्ड नहीं है, हम जो इलाजरत लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले तक भी हम सुविधा देंगे। मतलब अगर कोई डिजीज डायग्नोज हुई है और कोई बीमारी हुई है, उसको हम हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले भी सुविधा देंगे, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी कुछ कुछ इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दवा, ड्रेसिंग और कुछ इलाज इसके तहत ज़रूरत पड़ती है। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो करीब 15 दिन तक का उनका इलाज, और जो इलाज के समय जांच की ज़रूरत होती है और जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो भी इसके अंदर कवर किया गया है। करीब 15 दिन तक आपके डिस्चार्ज होने के बाद भी आपकी इलाज हो सकती है, और भर्ती होने के 3 दिन पहले तक भी आपको इलाज के तहत सुविधा मिल सकती है। ये है 2025 का आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है पीएमजेवाई का। एक महिला है जो मोतिहारी बिहार से ट्रैवल करके 9 घंटे ट्रैवल करती है और लखनऊ पहुंचकर अपने एक हार्ट वाल्व सर्जरी के लिए लखनऊ के किसी हॉस्पिटल्स में भर्ती होती है और हार्ट वाल्व का रिप्लेसमेंट कराती है। उनकी फैमिली 10 लोगों की थी और फैमिली साइज इतनी बड़ी होने के वजह से वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन आयुष्मान भारत के इंटाइटल होने की वजह से एक लखनऊ के हॉस्पिटल ने उसके हार्ट वाल्व की सर्जरी करी और उस क्रिटिकल कंडीशन से उसको बचा के उनको सेव किया और उनका कोई भी खर्च नहीं हुआ। इसी तरह की एक कहानी और एक सक्सेस स्टोरी है देहरादून से, जहाँ पे एक पेशेंट का हार्ट सर्जरी हुआ और हार्ट सर्जरी होने के बाद उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और उनको एक अच्छा इलाज देकर उनको एक अच्छी जीवन प्रदान की गई विदाउट एनी कॉस्ट। इसी तरह एक कैंसर का पेशेंट था जो आयुष्मान भारत के तहत गया और आयुष्मान भारत में इलाज कराकर अपने जान को बचा पाया और आज वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो इससे ये पता चलता है कि आयुष्मान भारत लोगों की जान बचाने में काफ़ी मेहनत कर रही है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। और इस आयुष्मान भारत में 5 लाख का जो इलाज फ्री है, इस वजह से उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता है और वो एक अच्छा ट्रीटमेंट पा सकते हैं। शायद ये एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है आयुष्मान भारत के थ्रू, और अगर ऐसे ही इलाज होता रहा तो शायद मैं समझता हूँ कि आयुष्मान भारत आने वाले समय में लोगों के लिए एक वरदान होगा। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि क्या सब कुछ आयुष्मान भारत के तहत में ठीक चल रहा है और इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है और इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है? तो आइए दोस्तों, मैं अब बात करने वाला हूँ कि आयुष्मान भारत के अंदर छुपी हुई क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में सॉल्व करने की ज़रूरत है, और वो एक महत्वपूर्ण बात है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, बिकॉज ये 2018 में शुरू हुआ और आज 2026 है। सबसे बड़ी जो चैलेंजेस हैं
आयुष्मान भारत में आज वो हैं फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना। जैसे मैं एक आपको फंड्स का डाटा देता हूं, 2023-24 में जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी ने ये समझा कि 6,000 से 7,000 करोड़ जो एलोकेट हुआ 2023 में, वो इस आयुष्मान भारत को चलाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ ये देखा गया जो ये 7,000 और 6,000 करोड़ आयुष्मान भारत को चलाने के लिए एलोकेट किया गया या दिया गया, उसमें से सिर्फ 67% फंड ही यूटिलाइज हुआ आयुष्मान भारत में। रेस्ट ऑफ द फंड जो था वो वापस गवर्नमेंट को चला गया। ये चीज़ बताती है कि सिस्टम में कुछ चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से एक तरफ लगता है कि फंड कम है और दूसरी तरफ ये डाटा बताता है कि फंड प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ। 67% ही फंड यूटिलाइज हुआ ड्यूरिंग 23-24। एक और बड़ी चैलेंजेस हैं जो आयुष्मान भारत को बहुत ही पीछे ले जा रही हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है। ये है प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। एक डाटा देता हूं दोस्तों, आप इस डाटा से समझ पाओगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इसमें भागीदारी या पार्टिसिपेशन कितना कम होता जा रहा है। 2023-24 में जहां 4,271 हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड थे, वो 2024-25 में घटकर 2,113 रह गए, जस्ट 50% रह गए। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण निकल के आया कि फंड जो आयुष्मान भारत के थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जा रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी है, समय पे नहीं आती है और जो प्रोसीजर्स और जो इलाज के कॉस्ट है उस कॉस्ट के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, या हॉस्पिटल्स को जो रिम्बर्समेंट मिलने वाला होता है वो रिम्बर्समेंट काफ़ी लेट पहुंच रहा है। या इसमें एक बात और चैलेंजेस दिखी और एक चैलेंजेस ये भी निकल के आया कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसमें फॉल्स क्लेम भी करना शुरू किया। तो जब फॉल्स क्लेम करने की प्रक्रिया पकड़ी गई पीएमजे के अंडर में, तो उन्होंने इस प्रोसीजर्स को बहुत सीरियसली लिया और तब उनकी रिम्बर्समेंट को चेक किया और उस चेक करने के प्रक्रिया में उनका जो राशि होता था, रिम्बर्समेंट राशि होती थी, वो उनको देर से मिलती थी। इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी नाराज चल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट इसमें शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से पीएमजे योजना को चलाने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। बिकॉज हर सेकेंडरी और टर्सरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर उपलब्ध होती है, बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं उपलब्ध होती है। सारी चैलेंजेस होने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस भी आए और उस रिकमेंडेशंस को 2021-22 में बहुत ही बखूबी इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था कि इस पूरे प्रोग्राम को, पीएमजेवाई प्रोग्राम को और आयुष्मान भारत को एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लाया जाए। और एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2021 में जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशंस। इस डिजिटल मिशन की उद्देश्य ये थी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई हेल्थ केयर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो बेनिफिशियरी है, वो किसी एक
प्लेटफॉर्म पे एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े और अपने प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व करें कि किस हॉस्पिटल में हमें इस बीमारी के लिए जाना है, ताकि एक प्रोवाइडर है और एक बेनिफिशियरी है, मतलब कि जिनको उस पीएमजे से लाभ चाहिए वो, और जो प्रोवाइड करने वाले हैं इलाज, वो हेल्थ केयर एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और इस बात को समझें कि हमें इस बीमारी के लिए किस इलाज की ज़रूरत है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम 2021 में शुरू हुआ और इससे हमारे रूरल और रिमोट एरियाज़ के जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको पीएमजे की सुविधा चाहिए, वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि जो हेल्थ केयर, जो प्राइवेट हेल्थ केयर अच्छे पैकेज पे काम करते हैं, दिन पर दिन इलाज का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो जब हम किसी पैकेज को बनाते हैं, जैसे किसी सर्जरी के पैकेज को बनाते हैं, तो उस पैकेज को हरदम रिव्यू करके उसके कॉस्ट को घटाया बढ़ाया जा सके, तभी प्राइवेट हेल्थ केयर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे और उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, हम इस काम को बखूबी कर सकते हैं क्योंकि इसका पैकेज राइट पैकेज है और इसको हरदम रिव्यू किया जा रहा है और ज़रूरत के हिसाब से घटाया बढ़ाया, जो कॉस्ट ऑफ पैकेज है उसको घटाया बढ़ाया जा रहा है। रिम्बर्समेंट के प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए कि रिम्बर्समेंट सही जगह पे और सही इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को पहुँचे, इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बहुत बड़ा रोल है और इसमें हम डिजिटली ट्रांजैक्शन करने का प्रावधान देख पा रहे हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस आए ऐसे चैलेंजेस को देखने के लिए, और हम ऐसा विश्वास जाहिर करते हैं लोगों से और भारत के देशवासियों से कि इस पीएमजे योजना से आने वाले कुछ सालों में चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम इसमें सहयोग दें या प्राइवेट हेल्थ केयर इसमें आगे बढ़ के काम करे और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश करें, तो हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं। एक अच्छा मेडिकल हेल्थ केयर 5 लाख रुपए का पर साल हम लोगों को दे सकते हैं, जिससे हमारे देश का हेल्थ केयर अच्छा चले। दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसमें अगर कोई कमी है तो मैं इसमें कुछ ऐड कर सकूं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। खुश।